हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर है 11 जिसका नाम है नीलकंठ। तो हम इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। हम पार्ट 2 पढ़ 1 पढ़ चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था नीलकंठ के बारे में, किस तरह से क्या स्टोरी रही है। आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखिए। लास्ट टाइम मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा देती हूँ हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि जो सांप था वो छोटे छोटे खरगोश में से एक खरगोश वो अपने मुंह में दबा लिया था। और फिर उसके बाद की हम स्टोरी अब देखेंगे आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी देखना। जो सांप ने एक खरगोश अपने मुंह में दबाया था, उसको निगलने के प्रयास से सांप ने उसका आधा आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उसमें ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। जो नीलकंठ था वो दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। मतलब ये कि वो ऊपर था वो एक ही बार छलांग मारी और वो नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन का पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने इसलिए सांप के चोंच पर फन अपने वो सांप के फन पर अपनी चोंच नहीं मारी, क्योंकि नीलकंठ को अंदाजा था कि अगर ऐसा करूँगा तो जो खरगोश है वो भी घायल हो सकता है। तो आगे देखते हैं। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए किए कि वह अधमरा हो गया। उसने क्या किया? सांप को फन के पास पंजों से दबाया, अपने पंजों से फन के पास दबाया और चोंच से इतने वार किए कि सांप क्या हो गया? अधमरा हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया। पकड़ जैसी ढीली हुई खरगोश का बच्चा बाहर निकल तो आया, परंतु निश्चेष सा वही पड़ा रहा। मतलब ये कि वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। बार बार उसे कुछ भी हिलाओ तो वो जवाब ही नहीं दे रहा था, एकदम अधमरा हो गया था। ठीक है, राधा कौन थी? जो वो भी क्या थी? मोरनी थी, उसको नाम राधा था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। मतलब ये है कि उसने कोई मदद तो नहीं की, पर मदद के बदले उसने क्या किया? अपने मुंह की चोंच से आवाज़ निकाल कर उसने संकेत दे दिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे, बाद में बाकी सब लोग पहुँचे। कौन बता रही है? जो हमारी स्टोरी टेलर है, मतलब जो हमारी कहानीकार है, वो हमको बता रही है, महादेवी वर्मा। ठीक है, नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया। जब उस सांप के 2 खंड कर चुका तब वो किसके पास गया? खरगोश के पास गया। रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णा देता रहा। मतलब ये अपने पंखों के नीचे रखे हुए उसे गर्माहट देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आया। मतलब ये इसमें कहा गया है, कार्तिकेय कौन थे? जो हमारे शिव जी हैं, उनके पुत्र थे। तो उन्होंने मोर को अपना वाहन क्यों चुना? तो ये आज देखकर समझ में आया है कि जो मोर है जितना सहज है, सरल है, उतना ही जो बुरा करेगा उसके लिए बुरा भी है। तो ये इस हमें कहानी से पता चलता है। मयूर कालप्रिय वीर पक्षी है। मतलब ये वो क्या है? वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। वो हिंसा नहीं करता, पर अगर कोई उस पे उसके प्रियजनों पे प्रहार करता है तो वो नहीं छोड़ता। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिसका जीवन
ही क्रूर कर्म है। मतलब ये बाज और चील है, उसकी श्रेणी में मोर को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बाज और चील जो होते हैं उनका जीवन ही क्रूर कर्म करना है, पर मोर ऐसा नहीं करता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मतलब ये कि एक मानव भाती हो गया था, उसके अंदर मोह आ गया था, प्रेम आ गया था अपने अपनों के लिए जो उसके साथ रहते हों। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे तो आप आगे देखते हैं। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। मतलब ये क्यों नाचता था, तब उस नृत्य में एक उसकी जो डांस था उसमें, नाच में क्या था, एक सहजता, एक लचकता, इतने प्यार से नाचता था कोई देखकर मोहित हो जाए। अगर आपने कभी मोर देखा होगा तो आपने उसका डांस जरूर देखा होगा, बहुत प्यारा, बहुत अलग से, पर वो कोई और देखता है तो वो भाग जाता था। तो आगे देखते हैं। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। जो राधा थी वो मोरनी थी, वो नीलकंठ जो मोर था उसके समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गीत में भी एक छंद रहता था। मतलब जो मोरनी थी जो गीत गाती थी उसमें एक छंद रहता था। छंद मतलब बहुत लय में बहुत प्यारा गाती थी। वह नृत्य मग्न नीलकंठ के दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी। मतलब ये दाहिने ओर के नीलकंठ को पंख को छूते हुए दाहिनी ओर निकल आती थी। बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर चली आती, बाएं पंख को स्पर्श करके दाहिनी ओर चली आती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मतलब वो भी ताल, एक दूसरे से ताल मिला के नृत्य को एंजॉय करते थे। मतलब क्या करते थे, बहुत अच्छे से मज़ा आता था उन लोगों को ये सब करने में। नीलकंठ ने, चलो अब आगे देखते हैं। नीलकंठ ने समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। नीलकंठ जानता था जो ये मोरनी है वो नीलकंठ के नृत्य को बहुत पसंद करती है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया। मतलब ये जैसे ही ये राधा थी जो उसके झूले के पास पहुंची, वैसे ही वो उतरकर आ गया और पंखों का सतरंगी, ऐसे जैसे खुला हुआ दिख रहा है इसी को, पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य के भंगिमा में खड़ा हो गया। भंगिमा मतलब उस पोजीशन में, पोजीशन तो आपको पता ही होगा, तो उसी तरह नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य क्रम बन गया। मतलब ये कि तब ये एक नृत्य क्रम बन गया कि पहले इस तरह से खड़े हो गए, उसके बाद नृत्य स्टार्ट होता है। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। मतलब ये जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, इनके साथ कोई देशी विदेशी अतिथि भी उनके वहाँ आते रहते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो उठता था। मतलब जो भी देखता था वो बहुत खुश हो जाता था, बहुत उनकी आंखें चौंधिया जाती। चौंधिया जाना मतलब कोई चीज़ देख के चौंक जाना कि वाओ कितना अच्छा कर रहा है। ठीक है। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन, ओहो देख रहे हो क्या बोला गया है, परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पेनी चोंच से वह भयकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए चने ऐसे कोमलता से होले होले उठाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। तो उन्होंने क्या बोला कि जब वो उनके हाथ से इतने आराम कोमलता से चने उठाता था कि उनके हाथ में न लग जाए,
और वहीं उसने अपनी चोंच से सांप को अधमरा कर दिया था। तो मतलब उसका मोर का, जो हमारे मोर नीलकंठ थे, उनका प्रेम भाव इससे नजर आ रहा था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्प और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब फलों के वृक्ष से अधिक उन्हें क्या भाते थे? पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, पसंद आते थे। भाते मतलब पसंद आते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाते थे, मतलब नए नए फूल आ जाते, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे मोर ऐसा वातावरण मौसम देखकर। हमने देखा होगा मोर को नाचते का, जब बारिश का मौसम आता है और बारिश से पहले क्या, जब नए नए फूल, बसंत का मौसम आता है, नए नए फूल निकलने चालू होते हैं, तो मोर आके नाचते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको अकेले, मतलब उनको उस माहौल में छोड़ दिया जाता था। ये किसकी बात हो रही है? नीलकंठ की बात हो रही है और राधा की। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों का उमड़ आने से पहले ही वे हवा हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की गूंज 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 अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मतलब इसमें कहने का अर्थ ये है कि जब बारिश होती थी तब वो क्या होते थे? वर्षा ऋतु में ही मोर नीलकंठ खुश होते थे। मेघ जब आते थे तो उनकी सहजता की आहट मोर मोरनियों को पहले ही हो जाती थी। उनकी मंद मंद केका गूंज अनुगूंज तीव्र हो जाती थी। मतलब ये जब वर्षा होने वाली होती थी तो मोरों की जो गूंज है वो क्या हो जाती थी? तीव्र हो जाती थी, और वैसे ही वो खुश होने लगते थे। तो आगे देखते हैं। मेघ की गर्जन से ताल पर ही उनके तमन्य नृत्य का आरंभ होता। मतलब ये जब मेघ गरजते, बादल जब गरजते, तब उनके क्या होता? डांस का, जो उनका नाच था, उनका नृत्य शुरू होता। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदे की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ का नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंद्रतर हो जाता। इसमें कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से कि बादल गरजने लगते हैं, जैसे ही तीव्र गरजते हैं बादल, तो उनकी भी नृत्य तेज होता जाता है, उतने ही तेज से वो नृत्य करते हैं। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे वर्षा के थम जाने पर वो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बायां पंख फैलाकर सुखाता है। मतलब ये पंख को फैलाकर जब बारिश सूख जाती है तो उसको सुखाते हैं। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। मतलब ये जो राधा और नीलकंठ थे, कभी कभी एक दूसरों से पंखों के चूते हुए पानी को पी पी कर उसको सुखाया करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक वरुण कथा है। मतलब ये है कि किस तरह से वो आनंद में उठते थे, आनंदमय उठते थे। तो ये भी एक कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखासकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। मतलब ये जहाँ से बड़े मियाँ कौन है? जहाँ से वो पहले ही कौन लाई थी? मोर और मोरनी को लाई थी, मतलब राधा और नीलकंठ को लाई थी। वहीं से उनको निकलना पड़ा किसी काम से। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। तो उन्होंने बोला इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद विरल मतलब बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक
सफ़ेद डोरे मतलब धागे से, इस टाइप में। ये रहा ऐनक, ये धागे से बना है, सफ़ेद धागे से, पीछे से, ऐसे नहीं आते पीछे से बंधने वाले, तो ऐसे ही बंधा है। तो आगे देखें, अपने ध्यान बंद ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया, ठीक है, उन्हीं को वो देख रही थी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी अनदेखा करना कठिन था। मतलब ये जो मोरनी बड़े मियाँ के पैरों के पास थी उसको अनदेखा करना बहुत कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। मतलब ये, तो उसकी मूंज की मतलब पैर की उंगलियां ऐसे टूटकर एकत्र हो गई थी कि वो खड़ी होना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। एकत्र मतलब इकट्ठी हो गई थी तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। मतलब ये देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। तो मतलब इसने क्या बोला कि जो चिड़ी मार है उसने मोरनी का ये हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। तो उन्होंने बोला अगर आप नहीं आई होती तो मैं उसी के सिर पे ले जाकर वापस इसको पटक देता। पर आपसे भी अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। तो उसने बोला तो अब मैं आपसे भी कैसे कह दूँ कि वो बस इसको महादेवी वर्मा को क्या कर रहा है, कन्वेंस कर रहा है। मतलब ये अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है कि वो मान जाए, इसलिए कह रहा है कि मैं आपसे भी कैसे कहूँ इस अधमरी मोरनी को आप ले जाइए। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। मतलब सिर्फ उन्होंने इस बार 7 रुपए दिए। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना, ठीक है। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में ठीक हो गई। मतलब 1 महीना लगा और वो जो मोरनी नई लाई थी वो ठीक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, जो वो आई थी नई मोरनी उसकी उंगलियां वैसी टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। मतलब जैसे भी पंजे थे वो उस पर डगमगाती हुई चलना शुरू कर दी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। तो जो नई मोरनी आई थी उसका नाम क्या रखा गया, कुब्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कोई भी कहानी पढ़ते तो उसमें आपके कितने लोग हैं वो पता होना चाहिए, उन सभी के नाम पता होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको नाम ही नहीं पता होंगे तो आप बना के भी पेपर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो बना के लिखने के लिए भी तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो स्टोरी तो आपको समझ में आ गई है, नाम भी याद रखना और कैसे लिखते हैं वो ज़रूर याद रखना। ना उल्टे सीधे नाम लिख दोगे ना, का की जगह बा की जगह बड़ा बा, ये तो कुब्जा में क्या है, आधा बा है ना, तो आधा बा ही बनाना। पता चले उल्टा सीधा कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। एक जस्ट ठीक है, आपको इतनी कहानी समझ में आई हुई। टेढ़ी मेढ़ी परंतु वह ठूठ जैसी पंजे पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से कुब्जा ही प्रभावित हुई। मतलब ये कि जैसा उसका नाम रखा है कुब्जा वैसे ही वो थी। कुब्जा का मतलब दूसरों को परेशान करने वाली, बीच में किसी के भी रिश्ते में आ जाने वाली। जैसे ही इसने क्या, कुब्जा ने क्या किया, नीलकंठ और राधा के रिश्ते के बीच में आ गई और उनको बहुत परेशान किया। आप जानेंगे आगे की स्टोरी बताती हूँ पढ़ के, ठीक है। अब तक नीलकंठ और राधा के साथ रहते थे। अब नीलकंठ और राधा एक साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने लगती थी। समझ रहे हो आप, जलती थी वो। चोंच से मार मार कर अब उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। मतलब ये कुब्जा इतनी जलती थी कि जो राधा थी उसके क्या, ये कलगी ये होती है ना, कलगी नोच डाली, उसके पंख नोच डाले। तो ये
किया। किसने? कुब्जा ने। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता और वह उसके साथ रहना चाहती। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। जो कुब्जा थी वो उसकी ना ही तो किसी के साथ मित्रता थी, ना वो किसी को नीलकंठ के करीब आने देना चाहती थी। नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता था पर वो उसके पीछे भागती थी। उसी बीच राधा ने दो अंडे दिए जिनको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया। फिर अंडे फोड़कर टूट जैसे पैरों से सब और छितरा दिया। मतलब ये कि कुब्जा ने इतनी बुरी थी वो कि उसके जो अंडे थे सिर्फ जलन के कारण राधा के अंडे क्या कर दिए? फोड़ दिए। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ प्रसन्नता का अंत हो गया। मतलब ये जो नीलकंठ जय राधा के साथ जितना पहले खुश रहता था, अब वो उदास रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से भागकर एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिप बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिप रहा। मतलब जो नीलकंठ इतना उदास रहने लगा था, वो ना खाता था ना पीता था और आम के शाखाओं में छिपकर बैठ जाता था। तो जो महादेवी वरना उसे पुचकार के, मतलब प्यार से, जब आप गुस्सा होते तो माँ बाप पुचकार के बुलाते हैं ना, तो वैसे उनको बुलाकर उतारती थी। पर फिर भी वो उनकी खिड़की के शेड के पीछे छिप जाता था। मैंने दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आँखों में एक शून्यता रहती थी। मतलब ये अब आँखों में क्या शरीर में थकावट, आँखें बहुत उदास रहने लगा था। कौन? नीलकंठ। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। तो जो महादेवी वर्मा थी वो सोच रही थी कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे देखते हैं। अंत में 3-4 मास मतलब महीने, 3-4 महीने उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाकर धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश को पंखों से छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने से संदेह हुआ। मतलब ये कि जैसे उसने खरगोश को बचाकर पूंछ को एकदम अच्छे से वो करके उसको बचाकर बैठा था, वैसे ही आज वो बैठा होता। मैंने उसको पुकारा पर उसका कोई जवाब नहीं आया, तो महादेवी वर्मा को संदेह हुआ कि कहीं वो मर तो नहीं गया। वास्तव में नीलकंठ क्या मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिला। मतलब क्यों मरा उसका उत्तर तो अब तक नहीं मिला। उससे कोई बीमारी हुई ना उसके रंग बिरंगे फूल के सतबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मतलब ये कि ना ही तो नीलकंठ बीमार था, ना ही उसके रंग बिरंगे जो पंख थे उन पे किसी तरीके की चोट, शरीर पर कुछ भी नहीं था। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं को प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। मतलब ये जब उसने प्रवाहित किया कि जो उसका प्रतिबिंब पता है, आपको पता है, जैसे आपका ही जो चेहरा है, आपका ही स्वरूप है, वो पानी में जो दिखाई देता है बहुत बड़े तौर पे, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वही जब उन्होंने प्रवाहित किया गंगा में, तो वो उनको दिखा कि इतना बड़ा उनका चित्रण दिखा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट
सी कई दिन कोने में, बहुत शांत कई दिन कोने में बैठी रही। यह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि कर रही थी, दृष्टि लगाए रहती थी। पर उसको क्या ही पता था कि अब जो वो है नीलकंठ कभी वापस नहीं आएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। मतलब जो कुब्जा थी उसने क्या कर दी, ढूंढना शुरू कर दिया। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी। मतलब ये खोजने लगी कुब्जा, और जाली का जैसे ही दरवाज़ा खुलता था वो बाहर निकल आती थी, और आम, अशोक, कचनार आदि इन सभी के शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली कौन थे, उल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। मतलब ये उल्सेशियन कुत्ती थी जो कजली थी, उसने प्रहार किया किस पे, कुब्जा पे, अपनी चोंच से। परिणाम स्वरूप कजली के दोनों दांत उसकी गर्दन पर लग गए। मतलब जो कजली थी उसके किसके, कुब्जा के गर्दन पे उसके दो दांत लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। तो कुब्जा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है। मतलब ये कि हमें पता चलता है जिस तरह से हम मनुष्य में द्वेष भावना, एक दूसरे से जलन की भावना, एक दूसरे से प्रेम की भावना रहती है, उसी प्रकार जानवरों में भी ये प्रेम भावना, जलन भावना रहती है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। मतलब यह वो प्रतीक्षा ही करती रहती है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाती हैं तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। मतलब केका मतलब अपनी आवाज़ को, जब वो बारिश होने लगती है अपनी आवाज़ को तीव्र करके किसको बुलाती है, नीलकंठ को पुकारने लगती है। तो आपको कहानी कैसी लगी? मुझे तो जितना लगता है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद आई है। तो इसमें हमारी मनुष्य प्रवृत्ति बताई गई। जिस तरह से हमारी प्रवृत्ति उस तरीके से ही जानवरों की प्रवृत्ति होती है। प्यार भी होता है, द्वेष की भावना भी होती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमसे मिलती जुलती हैं। तो इनकी कहानीकार है महादेवी वर्मा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी आप बताना। आपको समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट की सारी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। और ये पार्ट 2 है और मैं इसको प्ले लिस्ट में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो कल आ जाएगी। बाय बाय।